रविवार का दिन था। घर में सभी लोग बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। अनुपमा रसोई में खाना बना रही थी। राखी अपने पापा और दादी से बोलती है, सब तो यही है, फिर ये अमर का बच्चा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। कितनी बार समझाएं कि बड़ों से तमीज से बात किया कर, लेकिन नहीं, जैसी माँ वैसी बेटी। राज बिटवा, तू ही इसे समझात काहे नहीं है? हम तो थक गए समझा समझा कर। आए दिन कोई न कोई ड्रामा करत ही रहती है ये। अम्मा जी, ये तो भाई बहन की नोकझोंक है। अभी अमर दिख नहीं रहा तो उसके बारे में पूछ रही है, और अमर घर में ही हो तो अमर से लड़ाई झगड़ा करना है। भाई बहन के बीच में बोलने का हमको कोनो शौक नहीं है, लेकिन आजकल देख रहे हैं हम कि राखी बित्ते भर की है और जुबान गज भर की लंबी चलात है। पटर पटर जवाब देना तो जरूरी होता है इसे। देखा पापा, अम्मा जी को हमेशा ही मेरी गलती नजर आती है। अब मैंने अमर के बारे में पूछा है तो भी इसमें अम्मा जी को पता नहीं कैसे मैं ही गलत लग रही हूँ, और जवाब दो इन्हें तो इत्तू सा मुँह बन जाता है। वैसे अमर है कहाँ? सुबह से मुझे भी नजर नहीं आया। कल रात में ही दिखा था, तब भी थोड़ा परेशान लग रहा था वो। किसी को बताकर तो गया होगा ना कि वो कहाँ गया है। ये तो अपनी बीवी से ही पूछ कि उसका लाडला कहाँ है। अरे ओ महारानी, जरा बाहर आ। शीला की आवाज सुनकर अनुपमा बाहर आती है और कहती है, का हुआ अम्मा जी, कछु काम है का? बताइए हमको। वहीं सोफे पर बैठा अनुपमा का ससुर बोलता है, अरे बहुरिया, कोनो काम नहीं है। वो तो इन सबकी आदत है छोटी छोटी बातों में भी तुझे याद करने की और उन बातों में हमारी गलती निकालने की। तू जाकर अपना काम कर। आप चुप थे, अब तक कितने अच्छे लग रहे थे, फिर आपको कोनो बोला बीच में बोलने के खातिर? और अनुपमा, तुझको कुछ होश भी है? तेरा बिटवा कहाँ है? अमर की कुछ खोज खबर है या नहीं? अम्मा जी, अमर के बारे में तो। अनुपमा बोलने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पर अमर रिचा के साथ शादी करके घर आता है। अमर और रिचा को एक साथ शादी की जोड़ी में देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और राखी कहती है, अमर, तूने क्या कोई ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली है? अच्छा, अगर कर भी ली है तो तू अपना ड्रामा कंपनी में ही करता ना, ये ड्रामा घर पर क्यों कर रहा है? अमर बिटवा, ये का है? तू रिचा के साथ का कर रहा है? और ये शादी का जोड़ा, ये सब का है? तू चुप काहे खड़ा है? अमर, कुछ बोलना, ये सब का हो रहा है? मम्मी, वो मैंने और रीचा ने शादी कर ली है। अमर, कल तक तो तुझे रिचा से बड़ी प्रॉब्लम थी और अब तूने इसी से शादी कर ली है। अप्रैल फूल मत बना तू हम सबको, और ये ड्रामा खत्म कर। और रिचा, तुम निकलो घर से। राखी मेरी प्यारी ननद, मुझे पता है तुम्हें मुझे अपनी भाभी मानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन अब सच भले ही कड़वा हो, लेकिन सच तो अपनाना पड़ता है ना। अमर मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे बिना अमर रह नहीं सकता। क्यों अमर, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ, रीचा सही कह रही है। मैं रीचा से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को ये मेरा बचपना लग रहा होगा, लेकिन मैंने ये शादी बचपने में नहीं, सोच समझ कर की है। अमर, तेरे माँ बाप क्या मर गए थे? तूने हमसे पूछना या बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे तू मुझसे करीब नहीं था, लेकिन अपनी माँ अनुपमा के तो बहुत करीब था ना तूने उसे भी नहीं बताया। अमर बिटवा, छोटे बच्चे की तरह रोज नहाने का मन नहीं होता था तेरा। हमें जबरदस्ती तुझे बाथरूम में भेजना पड़ता था और हम बाहर से कुंडी लगा देते थे जब तक तू नहा के ना आए। तेरे नहाने धोने के बारे में हम लोग तुझे धक्का देते, लेकिन शादी के लिए तूने हमें ही धक्का दे दिया। आज से हर रोज नहाने के लिए टॉस करूंगा। हेड आया तो नहीं नहाऊंगा, और टेल आया तो दोबारा टॉस करूंगा। क्यों अम्मा जी, अब तो ठीक है ना? और वैसे भी रीचा को मेरे नहाने या ना नहाने से कोई दिक्कत नहीं है। अमर, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है जो तू हेड टेल कर रहा है। यहाँ इतनी सीरियस बात हो रही है तेरी और रिचा की शादी की, और तू है कि मजाक कर रहा है? अमर मजाक न करे तो क्या करे? तुम सबने मिलकर हमारा ही मजाक बना दिया। अरे आप सबको तो खुशी होनी चाहिए कि अमर की वाइफ आई है घर में, आपकी बहू आई है, लेकिन आप लोग तो अपने सवालों का पिटारा ही खोलकर बैठ गए हो। यही है क्या आपके संस्कार? ऐसे करते हैं बहू का स्वागत? देख रहा है बिटवा, इस लड़की की जुबान अभी से इतनी चलत है। तूने तो इस घर की बहू बना लिया है, अब तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। अनुपमा, वैसे तो तुम्हें अमर हर छोटी बड़ी बात बताता है। अमर रिचा से शादी करने जा रहा है, क्या ये बात अमर ने तुम्हें नहीं बताई, या तुम जानबूझकर हमें ये सब नहीं बताना चाहती थी? ये सब इस अनुपमा की साजिश लगत है। अरे अपने बेटे को हम सबके खिलाफ भड़कात रही है, और अब देख लो इसका अंजाम क्या निकला। अनुपमा, वैसे तो तू कभी चुप नहीं होती, तो अब काहे चुप है? अमर, देखा थे ना तू, तेरी वजह से हमको का सुनना पड़त है। अब भी तू शांत खड़ा है, अब तो कुछ बोल। तूने शादी काहे की? हमको पता है तू रिचा से प्यार नहीं करत है, और कोई वजह है ना? आप किस हक से अमर से सवाल जवाब कर रही हो? सगी माँ नहीं हो आप अमर की, तो बेहतर यही होगा
आप कुछ ना ही बोलो, अपनी बेटी को ही संभालो आप। हम अपने बेटे अमर से बात कर रहे हैं। यहाँ माँ बाप को अपने बच्चों से मिलने के लिए या बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ना ही लेनी होती है। तुम बीच में मत ही पड़ो। मैं बीच में क्यों ना बोलूं? मैं अमर की वाइफ हूँ और मेरा पूरा हक है अमर के बिहाफ पे बात करने का। एक तो पता नहीं कैसी फैमिली है, ये पागल अम्मा जी तो पटर पटर बोले ही जा रही हैं और अब ये सौतेली माँ अपना हक जमाने आई है। ये संस्कार है इसके, देखो। संस्कार तो आपके भी दिख रहे हैं, दांत झड़ रहे हैं, लेकिन जुबान पर ताला नहीं लग रहा। अरे बड़ों की बात ना ही माननी है तो मत मानो, लेकिन सुन तो लो। अपने मन की करो, अपने दिल की सुनो, लेकिन संस्कार मत भूलो। हमारी संस्कृति में भी लिखा है कि बड़ों के साथ आपकी विचारधारा ना मिले ना तो उनसे आप तर्क कर सकत हैं, झगड़ सकत हैं, लेकिन बदतमीजी जरा भी ठीक नहीं है। आपका घर देखा है, आपके हर घंटे कोई न कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है और मैं कोई नई नहीं हूँ जो ऐसे बात कर रही हूँ। अपनी बेटी पर भी नजर मार लो, आपके घर में झगड़े का कारण आपकी बेटी है। हर घर में झगड़े, बहसबाजी, मन मुटाव होते हैं, लेकिन जहाँ संस्कार ना ही भूले वहाँ रामायण, और जहाँ संस्कार भूल गए वहाँ महाभारत। अरे रसोई घर में भी बर्तनों की आवाज के बिना खाना ना ही बनत है, तो खुशहाल गृहस्थी को चलाने के लिए तू मैं तो होती ही है। सबकी अलग विचारधारा होते हैं। अरे बस करो मम्मी, मैं आपको मम्मी इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि आप मेरे पापा की दूसरी पत्नी हो। आप सच में मेरी मम्मी बनने की ना कोशिश तो करो ही मत। अमर, मैं और नरेन भाई तो मम्मी से ऐसे बात करते ही थे, लेकिन तू तो हमेशा मम्मी को सपोर्ट करता था ना, तो आज ऐसे क्यों कर रहा है? इस लड़की ने तेरा ब्रेन वॉश कर दिया है ना। तू तो बड़ों के बीच में बोल ही मत, ठीक है? तेरी एडवाइस ना तो किसी ने मांगी है और ना ही किसी को चाहिए। मम्मी आप अपने काम से काम रखो, मेरे मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अमर, ये कैसे बात करत है तू? आज तक तूने कभी ऐसे बात नहीं की, फिर अब क्यों? कोई बात परेशान करत है तो हमका बताना बेटवा, ऐसे तो बात मत कर। मम्मी मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और न ही आपके फालतू सवालों का कोई जवाब देना है। सौतेली माँ हो तो सौतेली ही रहो, ज्यादा सगी बनने की जरूरत नहीं है। अब तो समझ आ गया ना मेरी सौतेली सासू माँ, या अब भी कुछ समझाऊं? अमर चलो हम कमरे में चलते हैं, इनकी तो ना ही महाभारत खत्म हो रही है और ना ही रामायण। ऋचा इतना बोलकर अमर को अपने साथ कमरे में लेकर चली जाती है। कमरे में जाकर अमर सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। ऋचा अमर को गले से लगाते हुए कहती है, ओ माय बेबी, तुम इतना ज्यादा अपसेट क्यों हो? अब जो होना था हो गया। अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं जो कहूँगी तुम्हें वही करना होगा, फिर चाहे हंसकर करो या ऐसे उदास मुंह के साथ करो। तुम जो भी ये कर रही हो ना बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता और हमारी शादी बस एक नाटक है। भले ही नाटक हो, लेकिन अब तुम मेरे पति हो और अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुम्हें करने को कहा है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। अमर ऋचा की हर बात मान रहा था, लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी मजबूरी थी अमर की जो अमर अनुपमा से बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। वो अब उसके खिलाफ ही हो गया था। लेकिन क्यों? क्या अनुपमा इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? रिया अपनी माँ सुमित्रा के साथ भोपाल में रहा करती थी। रिया थोड़ी नमकीन मिजाज की लड़की थी जो कभी गुस्से में लाल तो कभी लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन रिया घर लेट आती है, जिस पर उसकी माँ गुस्से से उससे बोलती है, आजा महारानी, तूने देखा है क्या टाइम हो रहा है? अरे तू लड़का नहीं लड़की है, इतनी देर रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। अब माँ काम ही ऐसा है, बाहर आना जाना तो पड़ेगा ना। तो छोड़ देना काम। वैसे भी मुझे बेटी की कमाई नहीं चाहिए। आज तो तू कमा कर दे रही है, कल को ससुराल चली गई तो कौन जाने देगा तुझे काम पर? सारा दिन बस घर ही संभालेगी। वही तो मैं आपको समझा रही हूँ माँ कि जब तक मायके में हूँ मुझे मनमानी कर लेने दो ना, अपनी बात का क्या ही पता क्या होगा। सुमित्रा अपनी बेटी के आगे झुक जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमेशा की तरह रिया स्विमिंग पूल जाती है और लोगों को स्विमिंग करना सिखा रही होती है। थोड़ी देर बाद रिया स्विमिंग पूल से बाहर निकल रही होती है कि तभी राज नाम का एक लड़का उसे देखता है और तभी उसे देखते हुए गाना गाने लगता है। स्विमिंग पूल में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो, नमकीन हो गई हो मिस। छूकर देखना, तेरा गाना सुनकर तो आग भी लग गई है। जलना है तुझे? नहीं नहीं मोहतरमा,
आप तो सीरियस हो गई। वो आपको पानी से ऐसे निकलते देखा तो जुबान फिसल गई और सेक्सी सा गाना निकल गया। रिया उसको इग्नोर करके कोचिंग सेंटर चली जाती है, जहाँ वो कॉलेज के बच्चों को बिजनेस की ऑनलाइन क्लासेस दे रही होती है। राज उसको इतना ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ देखकर उसका दीवाना हो जाता है और रोज उसके आगे पीछे प्रपोजल लिए घूमने लगता है। थक हार कर एक दिन रिया उससे बोलती है, अरे आखिर क्यों ऐसे दीवानों की तरह मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो? बता दो ना तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। मुझे तुम चाहिए रिया, वो भी जिंदगी भर के लिए। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है और अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं करूंगा तुम्हारे सारे सपने पूरे, पर प्लीज मान जाओ। अगर फिर भी तुम्हें लगता है मेरे आ जाने से तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे तो मैं वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आऊंगा और जब तक तुम कहोगी तब तक वेट करूंगा। राज, तुम्हें पता भी है कि मेरे सपने क्या क्या हैं? नहीं रिया, मैं बस तुम्हें जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, बस मानना नहीं चाहती। राज की बात सुनकर पहली ही बार में रिया का मुंह किसी के सामने बंद पड़ जाता है और राज के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर वहाँ से घर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ उससे बोलती है, आज पहली बार मेरी बेटी किसी बाहर वाले की वजह से रो रही है। इसका मतलब वो बाहर वाला नहीं बल्कि दिल वाला हो गया है। रिया बेटा, बता भी दे आखिर बात क्या है। रिया रोते हुए अपनी माँ को राज की सारी बातें बता देती है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, ऐसा इंसान तो नसीब से मिलता है और जब कोई तेरे पास सामने से चलकर खुद आ रहा है तो तू क्यों दूर जा रही है? तू उसे सब कुछ सच क्यों नहीं बता देती? रिया अपनी माँ की बात मान जाती है और वैसा ही करती है, जिसके बाद वो राज से मिलकर उससे बोलती है, राज, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर अपना एक बिजनेस शुरू करूं और एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनूं, जिससे मैं गरीबों की मदद कर पाऊं। जो लोग कमा नहीं सकते, जो लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उनको काम दूं, उन्हें खाना खिलाऊं। तुम समझ रहे हो ना, मेरे इस सपने को पूरा करने में 2 साल, 2 महीने या शायद 20 साल भी लग सकते हैं। क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगे? तब तक मेरा इंतजार करोगे? बोलो। मुझे मंजूर है। अब हम तभी शादी करेंगे जब तुम बोलोगी। और रही बात तुम्हारे सपनों की, तो अब तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं, हम मिलकर उसे पूरा करेंगे। राज रिया का पूरा साथ देता है और वो दोनों दिन रात मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। रिया अपनी माँ के नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री का उद्घाटन करती है। वो अपनी पहली फैक्ट्री नमकीन की खोलती है और ये खुशखबरी वो सीधे जाके अपनी माँ को देती है। माँ, मैंने अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। हाँ माँ, अब देखना कैसे रिया 1 से 2 और 2 से 3 फैक्ट्री करेगी। और माँ देखो तो इसने अपने काम की शुरुआत भी किससे करी है? नमकीन से, जैसे खुद नमकीन है। और रिया बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और मुझे नहीं दोगी आशीर्वाद? अरे मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। बस अब तो ये बूढ़ी आंखें तुम दोनों का घर बसते देखना चाहती है। ये सेंटी होने या सेंटी बनने का बिल्कुल टाइम नहीं है, समझ गए आप? अभी तो मुझे मेरा स्विमिंग पूल भी ओपन करना है और बस यही नहीं, मुझे मेरा नमकीन का बिजनेस भी तो चलाना है, फिर सबके सपने पूरे हो जाएंगे। सभी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद रिया अपनी पहली कामयाबी की खुशी में राज और अपनी माँ को एक रेस्टोरेंट ले जाती है। वहाँ से आने के बाद राज और रिया घर के बाहर बैठकर बातें करते हैं। रिया राज का हाथ पकड़कर बोलती है, थैंक यू सो मच राज, आज मैं जो भी हूँ ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होते तो शायद मैं लाइफ में ये सब कुछ कभी अचीव ही नहीं कर पाती। थैंक यू बोलकर एक ही पल में पराया कर दिया ना। अगर आज मैं तुम्हारा पति होता तो शायद तुम मुझे पराया नहीं कर पाती। सॉरी, अब से नहीं बोलूंगी, पर सच तो यही है ना। रिया अपनी पहली नमकीन की फैक्ट्री तो खोल लेती है, पर उसके पास वर्कर्स नहीं होते, जिस वजह से उसका काम नहीं चलता
और वो परेशान हो जाती है। उसे ऐसे परेशान देखकर राज उसे कहता है, क्या हुआ, ऐसे दुखी क्यों हो रही हो? हमने फैक्ट्री तो खोल ली, पर जब तक वहाँ काम नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, वो आगे कैसे बढ़ेगा? बस इतनी सी बात, तुम्हें काम करने वाले बंदे चाहिए ना, मिल जाएंगे। राज उन गरीब लोगों को लाता है जिनके पास ना तो कोई काम और ना ही खाने के लिए एक समय की रोटी थी। ये सब देखकर रिया उससे कहती है, राज, तुमने तो एक साथ मेरे दोनों सपने पूरे कर दिए। मेरा बिजनेस भी चल जाएगा और गरीबों की मदद भी हो जाएगी, जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। यस मैम, और रही किसी पढ़े लिखे इंसान की बात, और वो भी कम पैसों में, उसके लिए ये नाचीज है ना, बिना सैलरी के भी काम करेगा। तुम बस हुक्म करो। तुम इस वर्ल्ड के बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे होना चाहोगे? मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। रिया, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी करता रहूँगा। जानती हूँ राज, और तुमसे ज्यादा प्यार कोई मुझे कभी कर ही नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। ये सब देखकर राज बहुत खुश होता है और वो दोनों जल्दी ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी पहले की तरह ही राज हर मोड़ पर रिया का साथ देता है और रिया भी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है और दोनों साथ में अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नमकीन बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे नमकीन खाने का और नमकीन बनाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।